नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 5 और ये टेस्ट नंबर 5 आपका है साइंस का। ठीक है, तो साइंस के सारे टॉपिक वन बाय वन इसमें कवर किए गए हैं। टॉपिक वाइज ही ये पेपर बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने ये लगाया भी होगा। और इससे पहले हमारे 4 पेपर कंप्लीट हो गए जो कि सेशन वाइज है ना, तो वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। उसमें हिंदी आपके अंकित सर के द्वारा करवाई जा रही है, वो भी लगातार आप देखते रहिए, जिससे कि हिंदी साथ के साथ आपकी तैयार हो जाए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अब हमारी यहाँ पर डेट आ चुकी है आरओ की 27 जुलाई। तो अब हमारे पास कितने कितने दिन बचे हुए हैं, आज से ही यदि लगाया जाए तो 128 दिन बचे हुए हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को यूटिलाइज करना है, जिससे कि इन 128 दिन में आपकी आरओ की कहानी ही चेंज हो जाए, है ना। तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं बनानी है, कहानी चेंज करने के चक्कर में स्टार्ट करते हैं टेस्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। हमें वो चीजें फिर से याद रखनी है जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं। पहले ही मैं बता देता हूं, सबसे पहले क्या करना है कि अगर कहीं लिखा है सही है तो उसको अंडरलाइन या सर्किल कर लीजिए, या फिर लिखा है सही नहीं है तो उसको अंडरलाइन या सर्किल कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि इसमें हमें सही बताना है या गलत बताना है। इस गलती को लेकर ये नहीं होना चाहिए कि हमारा एक या दो क्वेश्चन इसको लेकर गलत हो गए कि हमने ठीक से पढ़ा ही नहीं कि इसमें सही पूछा था या गलत पूछा था, है ना। तो चलिए, ये छोटी छोटी गलतियों से हमें बनना है, इसीलिए तो प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं कि ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको दरकिनार करके हम बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले में पूछ रहा है कि कौन सही है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही है ये हम लोगों को बताना है। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है द्रव्यमान का ग्राम, तो ये गलत है ना। प्रकाश की तीव्रता का कूलम दिया हुआ है, ये भी गलत है। ताप का दिया हुआ है केल्विन, जो कि बिल्कुल सही है हमारा आंसर। पदार्थ का परिणाम इसका दिया हुआ है कैंडेला, ये भी गलत है। अब देख लेते हैं कि भैया ये गलत है तो इनके सही भी क्या होंगे। वैसे इसका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी, ताप का केल्विन होता है, बिल्कुल ठीक है। ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन फिर भी इनको दरकिनार करके जो ऑप्शन में गलत दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑप्शन में गलत दिया हुआ है वो वहां पर उसी से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है यहाँ पर, आप लोगों ने देखा होगा किलोग्राम होता है। ठीक, जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। प्रकाश की तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कैंडेला में मापी जाती है। और पदार्थ का परिणाम जो है वो होता है मोल में। ठीक, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। द्रव्यमान का क्या, किलोग्राम, प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ के परिणाम का मोल। ठीक, और ताप का केल्विन, यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, ऊर्जा संरक्षण जो करते हैं ना उसका क्या अर्थ होता है ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए ऑप्शन में आपका कि ऊर्जा का सृजन होना, नहीं ये बिल्कुल नहीं होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है लेकिन विनाश नहीं, ये भी गलत हो गया। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, तो यही आपका रहेगा ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, और ऊर्जा अनियंत्रित होना ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, बताइए। वॉशिंग मशीन जो होती है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। आप सभी ने कभी ना कभी वॉशिंग मशीन जरूर चलाई होगी। तो वो क्या करती है, राउंड राउंड घूमती है ना। तो राउंड राउंड घूमती है तो इसमें क्या गुरुत्वाकर्षण लगेगा, बिल्कुल नहीं। जड़ता का नियम नहीं, संवेग के संरक्षण का नियम ये भी नहीं। क्या लगेगा अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण से क्या होता है कि जैसे देखिए अपकेंद्रण पे कई और भी काम करती हैं मशीनें, जैसे कि दूध से मक्खन निकालना, ये भी अपकेंद्रण पर बार बार घुमाना, है ना। घुमा के ही ये यही जो प्रोसेस होता है वही अपकेंद्रण का प्रोसेस वॉशिंग मशीन में भी काम करता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न में कौन सा सही है। पेनासिलिन का रो एंटीजन, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है बताना है हमें। और पेनासिलिन के सामने लिख रहा है रो एंटीजन, जो कि गलत हो गया आपका। एक्सरे के सामने लिख रहा है फ्लेमिंग, ये भी गलत हो गया। जड़त्व का नियम क्यूरी, ये भी गलत हो गया। विस्थापन सदिश राशि है, ये बिल्कुल ठीक सही है ना। विस्थापन जो है ना वो एक सदिश राशि है। तो हमें इसमें क्या समझ में आया कि जो पेनासिलिन है वो रो एंटीजन नहीं, पेनासिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और एक्सरे की थी रो एंटीजन ने। ठीक, और जड़त्व का नियम जो है वो क्यूरी ने नहीं, न्यूटन ने लाया था, है ना। तो अब आपने देख लिया यहाँ पर
तीनों के तीनों ऑप्शन गलत दिए हुए थे और डी आपका राइट ऑप्शन दिया हुआ है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुई पानी में डूब जाती है, वहीं लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सुई भारी होती है। भाई लोहे के जहाज से सुई भारी तो नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये कट जाएगा। फिर सुई का सापेक्षिक घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सापेक्षिक घनत्व सुई का होता है पानी के घनत्व से अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व अधिक होने के कारण, ये भी गलत हो जाएगा। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। इसी चक्कर में वो डूब जाती है ना। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, आर परीक्षा के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले आपको तो उनको आप थोड़ा गौर से पढ़ लें कि क्या इसमें रीजन हो रहा है और क्या इसमें मतलब तथ्य लगेंगे, कैसा क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि मृग मरीचिका के बारे में पूछ रहा है कि क्या कारण है कि मृग मरीचिका जो है बनती है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन से बनती है, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी नहीं होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन सी। और प्रकाश का अपवर्तन ये भी नहीं लगता है। मरीचिका में जो लगता है मृग मरीचिका, उसमें लगता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब भाई बात करते हैं कि ये होती क्या है। देखिए, जब आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली अब गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो आपको मृग मरीचिका देखने को मिल जाएगी। या तो आप अभी जाइए राजस्थान वाले क्षेत्र में तो वहां को देखने को मिल जाती है, नहीं तो गर्मियों के दिन तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। जैसे जब आप रोड पे जा रहे होंगे ना, लंबे दूरी पर आपको दिखेगा कि एक ऐसी ऐसी लाइनिंग आपको दिखेंगी दूर से, ये लगेगा कि पानी भरा हुआ है ना, वही होती है आपकी मृग मरीचिका। ठीक, तो वो आप जब भी देखे तो आपको दिमाग में ही सोच लेना है कि ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, इतना तो सोच ही लोगे, जब इधर उधर की फालतू बातें सोच लेते हो तो फिर इतना तो सोच ही पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछ रहा है इसमें कि कौन सा सही है। साधारण बातचीत जो होती है बोल रहा है इसमें कि 15 से 20 डेसिबल पे होती है वो, तो ये गलत है। साधारण बातचीत जो हम लोग करते हैं वो कर लेते हैं 30 से 60 डेसिबल पे। ठीक, और ट्रक और मोटरसाइकिल जो आवाज करते हैं बोल रहा है कि 70 से 80 डेसिबल करते हैं, तो ये भी गलत है। ये कितना हो जाता है 90 से 95, ठीक, डेसिबल। और जेट विमान बोल रहा है कि 140 से 150 डेसिबल होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जेट विमान का फुसफुसाहट जो होती है वो बोल रहा है 30 से 60 होती है, तो ये गलत है। ये जो फुसफुसाहट होती है ये 15 से 20 डेसिबल पे होती है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पर गलत करने के लिए डेसिबल चेंज कर दिया। ठीक है, साधारण बातचीत का बता दिया 15 से 20 जो कि गलत था। राइट कितना हो जाएगा 30 से 60 डेसिबल। ट्रक और मोटरसाइकिल जो चलती है उसकी कितने डेसिबल में आवाज होती है, तो 90 से 95 डेसिबल में। और फुसफुसाहट की होती है 15 से 20 डेसिबल में। तो हमने ये तीनों के देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सही क्या है, तो सही बताते हैं। बोल रहा है कि डायनामो जो यंत्र है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए, डायनामो जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये यहाँ पर हो गया गलत। कैसे हो गया, डायनामो जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, तो इसने उल्टा लिख दिया है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है वो होता है डायनामो। आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर में जो सामने आगे लगा होता है वो होता है डायनामो यंत्र आपका। ठीक, अब हो रहा है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया आपका। जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में आपकी चेंज करती है, तो इसमें भी आपका क्या दे दिया, उसने चेंज कर दिया, उल्टा दे दिया, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत जनित क्या होता है। विद्युत जनित्र तो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, ये भी गलत है। ये क्या है, एक बिजली उत्पन्न करने वाला एक उपकरण है विद्युत जनित्र। ये क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसको इतना ही याद रखना कि बिजली उत्पन्न करने वाला एक यंत्र होता है। और फिर होता है ये बात यहाँ पर ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर के लिए बोला जा रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये जो ट्रांसफार्मर तक जो लाइन आती है सीधी, वो तो बहुत ज्यादा हाई वो होती है, वोल्टेज की लाइन होती है। फिर ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसको रोका जाता है और वोल्टेज उसका कम किया जाता है, या फिर मान लीजिए जब कम आता होगा तो बढ़ाया जाता रहा होगा। ठीक, तो ट्रांसफार्मर का यही होता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसकी विशेषता क्या होती है।
तो बताइए फ्यूज तार आप लोगों ने विद्युत बल्ब में देखा होगा, फ्यूज तार सॉरी मतलब जो कटआउट वाली लाइट होती है वहां पर एक फ्यूज तार लगाया जाता है, जो मेन आपका घर का बोर्ड लगा होगा वहां पे लगाया जाता है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है मेनली, इसमें ऑप्शन देखते हैं और उसको देखते हैं कि क्या सही है इसमें से। उच्च गलनांक केबल, तो ये गलत हो जाएगा, केवल उच्च गलनांक नहीं होता, उसका और भी काम होता है जो कि अभी सामने देखेंगे हम लोग। निम्न प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उच्च प्रतिरोधक शक्ति, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है डी आपका कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, है ना, यही होता है आपका राइट ऑप्शन। इसका क्या होता है कि उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है इसकी और निम्न गलनांक होता है। यदि मान लीजिए आपकी वहां पर उस समय लाइट बहुत तेज आ गई, विद्युत की क्षमता बहुत तेज आ गई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में, तो ये निम्न गलनांक वाला होता है, तो जल्दी गल जाता है और ये जो है पूरे घर की लाइट आपकी बचा लेता है। ठीक है, तो ये होता है फ्यूज तार का काम। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन अर्धचालक ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। बताइए अर्धचालक जो ट्रांजिस्टर बनते हैं वो किसके बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए कि सिलिकॉन, बिल्कुल ठीक है, सिलिकॉन के भी बनते हैं। बी जर्मेनियम, तो ये भी ठीक है, जर्मेनियम के बनते हैं। सी दिया है दोनों, तो दोनों ही लगा देंगे, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और डी दिया हुआ है चांदी, तो चांदी के तो बनते नहीं है ना, तो ये चांदी आपका कट जाएगा। यहाँ पर ए बी मिलकर हो जाएगा सी राइट ऑप्शन आपका, ए और बी। ठीक है, निम्न क्वेश्चन में हमें बताना है नेक्स्ट में गलत। ठीक, तो पहले ही से लिखा हुआ है इसमें गलत, इसी को हम लोग कर लेंगे सर्किल, गलत हम लोगों को बताना है। चलिए बताते हैं। बोल रहा है कल्पक्कम परमाणु केंद्र जो है वो तमिलनाडु में है, बिल्कुल ठीक बात है। काकरापार परमाणु केंद्र है गुजरात में, ये भी ठीक है। कैगा परमाणु शक्ति है कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल ठीक है। बोल रहा है नंगल परमाणु शक्ति उत्तराखंड, यही गलत हो जाएगा। नंगल परमाणु शक्ति जो है वो आपकी कहां पर है, पंजाब में, तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ ही रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए क्लास मजेदार क्लास है, हमारे माध्यम से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और क्वेश्चन जो है वो बेहतर तरीके से आपको कराने की इसमें प्रक्रियाएं बताई जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस की बात हो रही है यहाँ पर कि ब्रह्मोस क्या है। तो ये टैंक है एक, कि रडार है, कि पनडुब्बी है, कि एक प्रक्षेपास्त्र है। तो बताइए ब्रह्मोस क्या है। ना तो ये टैंक है, ना रडार है और ना पनडुब्बी है, ये एक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रक्षेपास्त्र है और ये भारत में डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है ना, डीआरडीओ के द्वारा। साथ में लिख सकते हो आप, तो रूस का जो है ना एनपीओ, उसके द्वारा ये बनाया गया है दोनों के मिलके। ठीक, तो इसी का नाम दिया गया है ब्रह्मोस और ये प्रक्षेपास्त्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन कि वायुयान आपका है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वायुयान किस पे करता है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर करता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। न्यूटन की गति के नियम पर करता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर करता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तरल गतिकी में वर्नौली, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बर्नौली लिख गया यहाँ पर, तो आप सुधार लीजिए, वर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, इसी पर कार्य करता है वायुयान। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया ये होता क्या है। तो ये बर्नौली का जो सिद्धांत होता है ये होता है कि ये विपरीत बल उत्पन्न करता है। ठीक, विपरीत बल उत्पन्न करता है। इसी की सहायता से क्या होता है कि वायुयान जमीन से ऊपर स्पीड में उठ के और उड़ पाता है। देखिए ये कैसे काम करता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि वायुयान जो होता है वो मोस्टली इसी शेप में होते हैं, है ना, इसी शेप में आप लोगों ने देखे होंगे। नीचे से सपाट होते हैं और ऊपर से जैसे तेजस ट्रेन वगैरह होती है ना, इस टाइप के बने होते हैं। ठीक, और यहाँ पर लगे होते हैं इनके बीच में, यहाँ पर पंख, है ना, इस टाइप के। ये क्या है, मोड़ने में सहायक होते हैं। अगर आप ऊपर से देखोगे मोटा मोटा तो आपको ये कुछ इस टाइप के दिखेंगे, है ना, ये इस टाइप के देख लिए। चलिए अब करते हैं कोशिश समझने की कि इसमें बर्नौली के सिद्धांत का काम क्या हो रहा है। तो देखिए जब ये तेज फास्ट गति से जाएगा, ये स्टार्ट होगा और तेज गति से उड़ेगा, तो इसमें क्या होता है जब हवा यहाँ से टकराएगी तो देखिए ये जो इसका शेप दिया हुआ है ना, तो ये हवा ऊपर उठ के चली जाएगी, है ना, और ऊपर से फिर मुड़ के आएगी नीचे की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा, है ना। और ये यहाँ पर देखिए शेप के चक्कर में यहाँ सीधी सीधी जाएगी, है ना, तो यहाँ सीधी जाएगी तो जस्ट नीचे इसके क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, है ना।
तो अब बताइए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ले जाने पर क्या टाइम लगेगा आपको? तो यही होता है कि ये जो वायुयान होता है वो इसी चक्कर में लो प्रेशर बनने के कारण में ऊपर की ओर आराम से उठ जाता है, ठीक है ना। यही सिद्धांत इस प्रकार करता है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। फिर बात आती है कि भैया मोड़ने में क्या काम होता है? तो मोड़ने में इन पंखों का कार्य होता है, जिसकी सहायता से ये आसानी से मोड़े जा सकते हैं, और फिर जब नीचे उतारे जाते हैं तो भी इन्हीं पंखों का काम किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? स्थिर रहता है? नहीं भाई। बढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा, घटता है। जब अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर वो घट जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो जाती है। बाल्टी बताइए आप लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं, हो सकता है कुएं में से नहीं, कभी तालाब में से, या मान लीजिए किसी नहर नाले से, जिससे भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पानी भरा ही होगा। तो जब तक पानी की डूबी हुई बाल्टी जब पानी में डूबी हुई होती है ना, तब तक तो बहुत हल्की खिंचती है, लेकिन जैसे ही जब आप उसको पानी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो वो फिर भारी खिंचने लगती है ना। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बिल्कुल सही है, यही है। और देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, बिल्कुल गलत, हल्की नहीं होती है, भारी होती है। पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, बिल्कुल गलत, स्थिरता विस्थिरता कुछ नहीं होती है। पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है कि पानी की सतह से ऊपर जब जैसे ही उठती है तो वो जो भार है वो पहले पानी में सम्मिलित हो जाता है, लेकिन वो फिर एकदम न्यूट्रल हो जाता है। तो वो भार आपको अपने हाथों से खींचना होता है, इसलिए वो भारी सी महसूस आपको हो जाती है, ठीक है। बाकी क्या है इसमें, क्या लगेगा, कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है, ठीक। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी अगर आ जाए तो आर्किमिडीज का प्लवन सिद्धांत जो है ना वो है, तो वो याद रखना आप, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पानी भारी, सॉरी, जो भारी है ना वो बाल्टी पानी में तो हल्की रहेगी, लेकिन जैसे बाहर आएगी वो भारी हो जाएगी। तो सिद्धांत भी आप याद रखना, यदि मान लीजिए कहीं पूछ लिया क्वेश्चन चेंज करके, तो आर्किमिडीज का प्लावन का सिद्धांत जो है वो इस पर इसी प्रकार करता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। अलवणीकरण जो होता है वो समुद्री जल में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रतिलोम पराशरण होता है पेयजल में, ठीक है, ये भी ठीक है। विकृतीकरण जो होता है वो प्रोटीन में होता है। और पाश्चुराइजीकरण जो होता है वो कह रहा है कि यहाँ पर चाय में होता है। बताइए पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो चाय में होती है क्या? इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये दूध में होता है, और इसकी सहायता से क्या किया जाता है, दूध का टेम्परेचर अचानक से बढ़ाकर और इसको जो है पाश्चराइज कर लिया जाता है, जिससे कि यह ज्यादा दिन तक सही रह सके, खराब ना हो, है ना। तो इसी को कहते हैं पाश्चराइजेशन की क्रिया। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत, चाय गलत हो जाएगा, और हमसे गलत ही पूछा है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब बताइए, जो खतरे का सिग्नल है वो लाल रंग से बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी रेड बत्ती जब लगी होती है तो उसका मान्यता उसकी ज्यादा होती है। देखिए जैसे ही हम लोग जाते हैं रेड बत्ती पे तो देखते हैं वहां पर रेड बत्ती मतलब सिग्नल, लाइट रेड होती है तो हम लोग वहीं रुक जाते हैं, है ना। उसका मतलब होता है कि आप लोग रुकिए और आगे वाली लाइन को जाने दीजिए, या फिर ट्रेन के माध्यम से, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ी की जो पीछे की बत्ती होती है उसको ब्रेक लाइट बोलते हैं, ब्रेक लाइट वगैरह भी होती है, वो भी रेड रंग कलर की ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब फैलता नहीं है वो, है ना। तो फैलेगा नहीं तो वो क्या है, आपको दूर से दिख जाएगा। तो इसीलिए जो है लाल रंग का प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है, और ये सिग्नल पे लगाया जाता है, इसी रंग की बत्ती जो है वो सिग्नल पे लगाई जाती है। तो ये दोनों ही ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में निम्न में से मापे जाने का कारण कौन सा है? आप बताना है हमको, जो खगोलीय दूरियां हैं वो प्रकाश वर्ष में निम्न में से मापे जाने का कारण कौन सा है? तो तारकीय पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कट जाएगा, है ना। नेक्स्ट है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता, ये भी नहीं होगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, ये भी नहीं होगा आपका। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है, क्योंकि ये जो है ना सदैव एक समान होता है, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता कहीं पर, है ना।
तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, खगोलीय दूरी में मापा जाता है। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि कोयलों के प्रकारों का कार्बन की बढ़ती प्रतिशतता का क्रम बताइए। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है, देखिए इसमें याद रखिए आप ए बी एल पी, है ना, मैं तो यही याद रखा हुआ हूँ, क्या, ए बी एल पी। भैया ए बी एल पी क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए से क्या हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। तो ए में क्या हो जाएगा, ये जो होता है 80 से आपका 99% तक, 98% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, और बी में आपकी रहेगी 60 से 80% तक। ठीक, सी में हो जाएगी आपकी यहाँ पर एल में, सॉरी एल में कितनी हो जाएगी 70% तक, और पी में हो जाएगी 60% से कम। ठीक, तो कार्बन की मात्रा भी कभी कभी हमसे सही मिलान में पूछ लेता है, तो वो इस तरीके से आपको याद रखना है। और बाकी ए बी एल पी कार्बन की मात्रा का सीक्वेंस वो है, वो यही है, सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइड में, फिर आपको मिलेगा बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में, और फिर मिलेगा आपको पीट में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि कथन और कारण को बताना है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, और कथन और कारण के बीच में हम लोगों को हमेशा क्या लगाना होता है, क्योंकि, है ना, क्योंकि लगाओगे तभी पूरी लाइन का जो सही सीक्वेंस है वो आ पाएगा। क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है गर्मी में, अगर आप मतलब गहरे रंग के कपड़े पहन के जाओगे तो वो क्या है, उनकी जो अवशोषण करने की क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा होगी, धूप को वो अवशोषित कर लेंगे। तो जब वो धूप को अवशोषित करेंगे तो आपको और भी ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इसीलिए गर्मियों में हल्के कपड़े पहने जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी अवशोषित करने की क्षमता बहुत कम होती है, और रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी ना, तो सूर्य की रोशनी को वो वापस कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो आपका जो है गर्मी पैदा नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए होता है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, दोनों ठीक है।